हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। तो आज की जो वीडियो है वो हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे एमपीसीएचओ के सिलेबस का। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्यूनाइजेशन। बट जो इम्यूनाइजेशन है वो मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगी, वो मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी। तो आज जो है वो फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इम्यूनाइजेशन एक्चुअली है क्या। तो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पर्सन को किसी डिजीज के अगेंस्ट, किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यून बना देते हैं। इम्यून बनाने का मतलब है कि उसको उस बीमारी के अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। अब हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, हम उसकी बॉडी में कुछ इम्यूनाइजिंग एजेंट्स भेजते हैं। अब वो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स क्या हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, लेकिन हम डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। Process of making a person immune or resistant to infections by the administration of immunizing agents। अब इम्यूनाइजेशन में जो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स यूज होते हैं उनको पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या, और इम्यूनिटी में से भी काफी बार एमसीक्यूज आते हैं। अब आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी की एबिलिटी है किसी भी डिजीज, किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने की, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को फाइट करने की। तो अब क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट फ्रॉम इन्फेक्शंस, ये है इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब पहले आती है एक्टिव इम्यूनिटी। तो जैसे कि एक्टिव नाम, इम्यूनिटी इसका नाम है, तो इसमें जो बॉडी है उसका एक्टिव रोल होता है। अब एक्टिव रोल कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमारी बॉडी पे कोई भी एंटीजन अटैक करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट खुद से एंटीबॉडीज बनाती है। अब चाहे वो कोई इन्फेक्शन होता है हमें, या फिर कई बार जैसे कि आपको पता ही है कि अभी कोरोना की भी वैक्सीन लग रही है। तो जो कोरोना की वैक्सीन है उसमें है क्या, बहुत सारे टाइप्स की है वैसे तो, या कोई भी वैक्सीन जो है उनमें होता क्या है, उनमें वही जो एजेंट, डिजीज कॉजिंग एजेंट है वही प्रेजेंट होता है। वो हमारी बॉडी में जाकर एज अ एंटीजन काम करता है और बॉडी उसको फौरन समझ के, उसको एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडीज। तो ये होता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल एक्टिव इम्यूनिटी का, कि हमारी बॉडी ने किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट खुद से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करी, वो हो गया एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ट्रिगर्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। अब जो सेकेंड टाइप है इम्यूनिटी का, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव का मतलब है कि बॉडी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती। ये कैसे होता है? व्हेन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन वन बॉडी आर ट्रांसफर्ड टू अनदर टू इंड्यूस इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या है कि हम जो पर्सन है वो खुद से एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी उसकी बॉडी के अंदर, उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज डाली जाएंगी। अब वो कहाँ से डाली जाएंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे 2 तरीके होते हैं एंटीबॉडीज को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के। एक तो होता है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो प्रेपरेशन है वही इंजेक्ट की जाती हैं, और एक होता है एंटी सीरा, जिसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब भी कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो सबसे पहले होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी रिस्पॉन्स में होता क्या है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा वो बॉडी को जो ट्रिगर करेगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेंगी। अब एंटीबॉडीज कौन सी बनती हैं? सबसे पहले वो बनती हैं IgM एंटीबॉडीज। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है दैट विच एंटीबॉडी इज द फर्स्ट वन टू फॉर्म अगेंस्ट इन्फेक्शन या एलिसिटेड अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। तो सबसे पहले ये फॉर्म होती हैं और 3 से 4 दिन में इनका लेवल जो है वो पीक पे चला जाता है, हाईएस्ट। और उसके बाद क्या होता है, ये डिक्लाइन होने लगता है। उसके बाद जो सेकंड बनती है दैट इज IgG। तो उसके साथ ही मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वो कैसे, उसमें 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ये इस पे भी क्वेश्चन आते हैं।
इसको कहा जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। वैसे तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा डिस्कस नहीं कर सकती और ना ही ये इस एग्ज़ाम के लिए इतना बेनिफिशियल है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं इस इम्यूनिटी, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे एक अलग से सेपरेट पूरा वीडियो बनाऊं, बट इसमें हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या है, इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन आता है तो जो ब्लड में जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो बी सेल सर्कुलेट कर रहे हैं वो उसको डिटेक्ट करते हैं और वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं दो टाइप्स में। एक होते हैं इफेक्टर बी सेल्स और दूसरा होता है मेमोरी बी सेल्स। जो इफेक्टर बी सेल्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं जो कि सर्कुलेट करती हैं और उस एंटीजन को किल करती हैं। और जो दूसरे टाइप है मेमोरी बी सेल्स, वो क्या करते हैं, वो अपने सरफेस पे इस तरह की साइट्स बना लेते हैं जहां पे अगर नेक्स्ट टाइम हमें इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबॉडी एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे और एंटीजन को अपने साथ बाइंड करके उसको किल कर देंगे। तो ये है दो टाइप्स, बट मैं इसको यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। और जो दूसरा टाइप है दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसमें सेल मीडिएटेड एक तो थी ह्यूमोरल, दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या इसको सेल्यूलर इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस होती, इसमें जो भी एंटीजन जिस किसी भी सेल को अटैक कर रहा है वो सेल कुछ फैगोसाइट्स को एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं और एंटीजन को किल करते हैं। तो इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं टी सेल्स, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं दोज आर बी सेल्स। ये क्वेश्चन आता है दैट विच सेल मीडिएट्स सेलुलर इम्यूनिटी एंड विच सेल मीडिएट्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी। भी इसके क्वेश्चंस भी देख ही लेते हैं साथ में। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय, अभी मैंने आपको बताया आंसर वुड बी बी सेल्स, और अगर सेल्यूलर इम्यूनिटी पूछ रखा है देन आंसर वुड बी टी सेल्स। और एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बट पूछ लेते हैं फिर भी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन इज नोन एज इम्यूनिटी। है तो बहुत सिंपल फिर भी आ सकता है। जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। मैंने आपको अभी कहा कि किसी भी पर्सन को इम्यूनाइज करने के लिए हमें इम्यूनाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या हैं, वो हैं वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटी सीरा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन्स को। अब जो सब यूनिट वैक्सीन्स हैं उनके अंदर सबसे पहले आते हैं टॉक्सॉइड्स। तो टॉक्सॉइड क्या है, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल टेटनस, फॉर एग्जांपल डिप्थीरिया। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सोटॉक्सिन उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसकी हेल्प से वैक्सीन बनाते हैं, उनको यूज करके वैक्सीन बनाते हैं और उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं। तो टॉक्सॉइड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, टीटी टेटनस टॉक्सॉइड या फिर डिप्थीरिया टॉक्सॉइड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेटनस टॉक्सॉइड किस तरह की वैक्सीन है तो एक सब यूनिट वैक्सीन है। अब नेक्स्ट आती है प्रोटीन वैक्सीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रोटीन को लेते हैं, उससे सिंगल या फिर कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स लेते हैं और उसकी हेल्प से बनाते हैं वैक्सीन। अब जो प्रोटीन वैक्सीन का एग्जाम्पल है उसमें आता है ए सेल्यूलर पर्ट्यूसिस वैक्सीन या फिर कुछ इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी हैं जो कि इसी टेक्निक से बनाई जाती हैं। अब जो नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन वैक्सीन। तो इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। इसमें होता क्या है कि किसी अदर एजेंट को यूज करते हैं एज ए वेक्टर और उसमें जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती है उसकी प्रोटीन को इंसर्ट करके उसको बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पॉलीसेक्राइड बेस्ड वैक्सीन्स। इसमें क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका जो आउटर कवरिंग है वो पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है, तो उन्हीं पॉलीसेक्राइड का हम यूज़ करके वैक्सीन बनाते हैं। इसकी जो पॉलीसेक्राइड बेस्ड वैक्सीन है वो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के अगेंस्ट बन चुकी है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई के अगेंस्ट भी है। तो इस तरह की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन्स में क्या होता है कि जो हमने ऊपर दोनों चीज़ें पढ़ी, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड जो प्रोटीन वैक्सीन और पॉलीसेक्राइड बेस्ड, उन दोनों टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन यूज़ करके बनती हैं कंजुगेटेड वैक्सीन्स, जो कि मेनिंजोकोकल
जो एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं। इस टॉपिक को मैं इतने डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपसे इतने क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते हैं। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि कौन सी वैक्सीन किल्ड है, कौन सी लाइव है या कौन सी सब यूनिट है, सिर्फ इतना ही। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन 2 लाइव वैक्सीन के बीच में कितना गैप होता है, या एक लाइव वैक्सीन और एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेपरेशन इंजेक्ट करने के बीच में कितना गैप होना चाहिए, दैट्स वाई। अब लास्ट आता है कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स। तो कॉम्बिनेशन वैक्सीन आपको पता है जब 2 से ज़्यादा टाइप की वैक्सीन्स को एक साथ में लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल है डीपीटी, जिसमें 3 तरह की वैक्सीन है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस, या फिर एमएमआर, मीजल, मम्प्स एंड रूबेला। तो ये जो टाइप्स हैं ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन के टाइप हैं। अब जो नेक्स्ट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स आते हैं दैट इज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो हमारी बॉडी में बेसिकली 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिनको याद करने के लिए एक निमोनिक है, दैट इज़ मेगा डी। मेगा डी, तो मेगा डी से आपको याद रखना है IgM, IgE, IgG, IgA एंड IgD। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले IgG को। तो IgG जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारे सीरम में। लगभग 80% जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो IgG है, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन है ये। और ये एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि थ्रू प्लासेंटा ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाता है। नेक्स्ट आता है IgM। तो IgM, M से आपको पता चल रहा है, M से है मेगा। मेगा का मतलब होता है बड़ा, इसलिए ये सबसे बड़े साइज़ का होता है, लार्जेस्ट इन साइज़ है IgM। और मैंने आपको पीछे भी बताया था जब मैंने आपको ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और ये बताया था, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो IgM एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सबसे पहले रिलीज होता है जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करता है। सबसे पहले जो रिलीज होता है वो IgM है, इसलिए ये क्या है, इंडिकेटिव है किसी भी रिसेंट इन्फेक्शन का, कि जैसे ही इन्फेक्शन हुआ सबसे पहले रिलीज होगा IgM। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दैट विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन, द आंसर वुड बी IgM। और अगर रिसेंट इन्फेक्शन का इंडिकेशन पूछें तब भी IgM, और लार्जेस्ट इन साइज अगेन IgM। उसके बाद आता है IgA। अब IgA क्या है, फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन बॉडी स्क्रीशंस, मिल्क, सलाइवा, क्लोस्ट्रम, टीयर्स, ब्रोंकियल स्क्रीशंस, नेजल म्यूकोजा, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, वेजाइनल स्क्रीशन। तो जो भी बॉडी स्क्रीशंस है उनमें सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, ह्यूमन मिल्क में कौन सा प्रेजेंट होता है या मदर के थ्रू बेबी में कौन सा जाता है वाया मिल्क, तो वो है IgA। अगर पूछा जाए थ्रू प्लेसेंटा दैट वुड बी IgG। नेक्स्ट आता है दैट इज IgE। IgE क्या है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट एलर्जिक एंड एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलर्जिक रिएक्शंस में कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल राइज करेगा, दैट वुड बी IgE। और ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग हेलमिंथ। हेलमिंथ की स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं, तो हेलमिंथ के इन्फेस्टेशन के टाइम पे कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल राइज करता है, दैट वुड अगेन IgE। और IgD के बारे में इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, ये है कि ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेपरेशंस। तो ये 2 टाइप के होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन एंड स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन। अब नॉर्मल की बात करें तो ये मीजल्स के अगेंस्ट यूज़ होता है, या समटाइम हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट अप टू 12 वीक्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और जो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है वो उन लोगों से लिया जाता है जो किसी भी इन्फेक्शन से अभी अभी ठीक हुए हैं। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होंगी वो उसमें प्रेजेंट होगी, जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं। तो जो स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन है वो यूज़ होता है अगेंस्ट चिकन पॉक्स एंड समटाइम्स जो कि हेपेटाइटिस बी में के लिए एक्सपोज हो जाते हैं लोग, उनमें भी यूज़ होता है। इसमें जो मेन पॉइंट टू कंसीडर है वो ये है कि लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड फॉर 12 वीक्स आफ्टर एन इंजेक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर किसी भी पर्सन को नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगा है तो उसको 12 वीक्स तक लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। And if live vaccine has already been given, normal human immunoglobulin injection should be deferred for 2 weeks। और अगर किसी को पहले से ही लाइव वैक्सीन लगी है तो कम से कम 2 हफ्तों तक उसको जो NHIG है यानी कि नॉर्मल ह्यूमन
इम्यूनोग्लोबुलिन है वो नहीं जाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है एंटीसीरा। तो एंटीसीरा क्या है? एंटीसीरा भी एक तरह की एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ही हैं, बट वो नॉन ह्यूमन सोर्सेज से लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्सेस, फॉर एग्जांपल शीप, फॉर एग्जांपल ऑक्स, बट मोस्टली हम लेते हैं हॉर्सेस से। और कौन कौन सी डिजीज़ के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं? तो वो यूज़ करते हैं हम अगेंस्ट डिप्थीरिया, टेटनस, गैस गैंग्रीन या रेबीज़ के अगेंस्ट भी। उसकी कोई डोज स्पेसिफाई होती है, हमको उतनी ही डोज देनी होती है। अब जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जितने भी इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हमने पढ़े, वैक्सीन्स, उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उसके बाद एंटीसीरा। जो वैक्सीन्स हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि जो एंटीसीरा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अब वो क्यों करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा अगर आपने पीछे ध्यान से सुना है। अब जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम गैप बिटवीन टू लाइव वैक्सीन्स, आपने पढ़ लिया कि या तो दोनों को साइमल्टेनियसली दे देंगे या अगर नहीं दिया है तो एटलीस्ट 3 वीक्स का गैप उनके बीच में होना चाहिए। टाइम गैप बिटवीन वन लाइव वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबुलिन, तो अगर इम्यूनोग्लोबुलिन पहले लगा है और उसके बाद लाइव वैक्सीन देनी है देन इट वुड बी 12 वीक्स का गैप होना चाहिए। और अगर किसी को लाइव वैक्सीन पहले लगी है तो कम से कम 2 वीक्स तक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सीरम। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट में पाई जाती है दैट इज़ IgG। अगर लार्जेस्ट पूछा जाए दैट IgM, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन मिल्क, आई हैव टोल्ड यू IgA। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट आता है कोल्ड चेन। तो कोल्ड चेन क्या है? एक सिस्टम बनाया गया है ताकि जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चर से लेके जहाँ पे भी वो यूज़ करनी है वहाँ तक एक एडिक्वेट टेम्परेचर में पहुँच सकें। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। अब 6 राइट्स होते हैं कोल्ड चेन के, 6 चीज़ें चेक करनी होती हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। राइट वैक्सीन in right quantity, at a right place, in right time, in right condition and at a right cost। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है दैट इज़ पोलियो, और इसको -20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। नेक्स्ट है मोस्ट हीट रेजिस्टेंस, जिस पे हीट का इतना कोई प्रभाव नहीं है, दैट इज़ टेटनस। नाउ नेक्स्ट वन इज़ वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर करना पड़ता है? दैट इज पोलियो एंड मीजल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन कोल्ड कंपार्टमेंट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज आर टी सीरीज वैक्सीन। अब टी सीरीज वैक्सीन का क्या मतलब है कि जिनके भी नाम में टी आता है उन वैक्सीन को हम कोल्ड कंपार्टमेंट में स्टोर करते हैं बट दे आर नेवर अलाउड टू फ्रीज। अगर वो फ्रीज हो जाएं तो उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। वो कौन सी हैं? DPT, जिनके भी नाम में टी है, TT, DT डिप्थीरिया टॉक्सिन, हेपेटाइटिस B, टी आ रहा है इसके नाम में, हिब टाइप B। नेक्स्ट आता है मोस्ट वैक्सीन्स एक्सेप्ट पोलियो एट हेल्थ सेंटर्स कैन बी केप्ट फॉर 5 वीक्स। 5 हफ्ते तक रखा जाता है, रख सकते हैं अगर टेम्परेचर उनको एडिक्वेट दिया जाए 2 to 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। मैक्सिमम वैक्सीन इस पे रख सकते हैं हम एक्सेप्ट पोलियो। पोलियो को कितना चाहिए? -20 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट आता है वैक्सीन्स विच मस्ट बी केप्ट इन कोल्ड कंपार्टमेंट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज। ऐसी कौन सी वैक्सीन्स हैं जिनको कोल्ड कंपार्टमेंट में रखते हैं बट दे आर नेवर अलाउड टू फ्रीज? अगर वो फ्रीज हो जाएं तो उनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। वो हैं टी सीरीज वैक्सीन। अब टी सीरीज वैक्सीन का क्या मतलब है? जिनके भी नाम में टी आता है, DPT, TT, DT, हेपेटाइटिस B एंड हिब टाइप B। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है मोस्ट वैक्सीन्स एक्सेप्ट पोलियो एट हेल्थ केयर सेंटर्स कैन बी केप्ट फॉर 5 वीक्स इफ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर इज स्ट्रिक्टली बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो इनके कहने का मतलब है कि ज़्यादातर वैक्सीन्स को हम 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं एक्सेप्ट पोलियो, क्योंकि पोलियो एक हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, इसको -20 चाहिए। और कितने टाइम तक हम इस टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को रख सकते हैं? दैट इज़ 5 वीक्स के लिए। नेक्स्ट आता है रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG एंड मीजल वैक्सीन कैन बी केप्ट एट 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर मैक्सिमम 4 आवर्स।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG और मीजल्स वैक्सीन को कितने टाइम के लिए हम स्टोर कर सकते हैं एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो वो है 4 आवर्स। और अगर बात हो जापानीज एंसेफेलाइटिस यानी कि JE की, इट वुड बी 2 आवर्स। उसके बाद आता है कोल्ड चेन के इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले है वॉक इन कोल्ड रूम्स। तो वॉक इन कोल्ड रूम जो हैं वो रीजनल लेवल पे होते हैं, हर CHC PHC में नहीं होते। ये 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट को एक वॉक इन कोल्ड रूम सर्व करता है। यहाँ पे 3 महीने तक हम वैक्सीन्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डीप फ्रीजर्स। अब डीप फ्रीजर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और PHC में भी होते हैं, बट PHC में इनको वैक्सीन स्टोरेज के यूज़ में नहीं लाया जाता। इनको लाया जाता है आइस पैक को प्रिपेयर करने के लिए। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो यहाँ पे इनमें वैक्सीन्स स्टोर की जाती हैं। नेक्स्ट आता है आइसलाइंड रेफ्रिजरेटर। तो आइसलाइंड रेफ्रिजरेटर भी हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल PHC लेवल दोनों पे होते हैं, बट PHC में इनको यूज़ करते हैं फॉर वैक्सीन स्टोरेज। ये क्वेश्चन आता है कि PHC में हम कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फॉर वैक्सीन स्टोरेज, दैट इज़ आइसलाइंड रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट आता है कोल्ड बॉक्सेस। तो कोल्ड बॉक्सेस क्या होते हैं कि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना होता है अगर हमने किसी भी सब सेंटर और जो स्मॉलर सेंटर्स हैं वहाँ को, तो कोल्ड बॉक्सेस के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है वैक्सीन कैरियर। तो वैक्सीन कैरियर क्या होते हैं, उनके थ्रू 16 to 20 वायल्स जो वैक्सीन की हैं वो हम लेके जा सकते हैं किसी भी डिस्टेंट प्लेस पे जहाँ पे उनको इंजेक्ट करना है। थोड़े आवर्स तक ही वो वहाँ पे वैक्सीन कैरियर में हम लेके जाते हैं। उसके बाद आता है डे कैरियर। तो डे कैरियर में हम लेके जा सकते हैं 6 to 8 वायल्स डिस्टेंट जगह पे। अब क्या होता है कि जो विलेज लेवल है हमारा, वहाँ पे वैक्सीन फेलियर के बहुत चांसेस है, इसलिए वहाँ पे वैक्सीन स्टोर नहीं की जाती। वहाँ पे सिर्फ वैक्सीन कैरियर्स या फिर कोल्ड बॉक्सेस के थ्रू लाई जाती है और इंजेक्ट की जाती है, वहाँ पे स्टोर नहीं होती। नेक्स्ट आता है आइस पैक्स। तो आइस पैक्स में क्या होता है, वाटर फिल्ड करते हैं, वाटर फिल करते हैं, उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करते हैं, नो सॉल्ट शुड बी एडेड टू इट, और उनको फ्रीज़ करते हैं और यूज़ करते हैं लाइक कोल्ड बॉक्सेस के अंदर और वैक्सीन कैरियर्स के अंदर। अब जो क्वेश्चन आता है वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन आपको पता है पोलियो, मोस्ट हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन अगेन आपको पता है टेटनस। टेम्परेचर कितना होना चाहिए पोलियो वैक्सीन के लिए, इट्स -20। सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर, तो वो -20 डिग्री होता है। टेम्परेचर रेंज फॉर मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स वो है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन इन PHC किस में स्टोर की जाती है, मैंने अभी आपको बताया, आइसलाइंड रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट है वैक्सीन विच आर नेवर अलाउड टू फ्रीज। कौन सी वैक्सीन है जिनको हम फ्रीज नहीं होने देते, तो दैट आर T सीरीज वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है विच वैक्सीन्स आर केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। किनको फ्रीज होने देते हैं, दैट इज पोलियो एंड मीजल्स। वो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 2 है इम्यूनाइजेशन का, उसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम और साथ में इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल और वैक्सीन वायल मॉनिटर या कुछ और चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी। तो और एक और चीज़ मुझे ऐड करनी है यहाँ पे कि अगर आपको ये जानना है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कोरोना में जो वैक्सीन यूज़ हो रही हैं वो किस टाइप की हैं, तो उस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है, आपको वीडियोस में जाके वो मिल जाएगी, आप वो देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये वाली तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।